नमस्कार मित्रों। देश की घुटन भरी राजनीति में बहुत दिनों बाद एक राहत भरी ताजी हवा का झोंका आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल की जमानत का ईडी पुरजोर विरोध कर रहा था। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें पहले से ही बढ़ रही थी और अब तो शायद उनकी नींद खराब हो जाएगी। आज पता नहीं पटना में उनको नींद अच्छी आएगी कि नहीं गंगा किनारे, क्योंकि उनके लिए चारों तरफ से चिंता वाली खबरें हैं। गंगा के किनारे के ही एक और शहर कन्नौज और एक बड़े महानगर कानपुर में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त सभाएं करी और इन रैलियों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उधर बिहार में तेजस्वी यादव ने कमर में दर्द और बीमारी के बावजूद बड़ी बड़ी सभाएं करके और ताल ठोक करके मोदी के नाक में दम कर रखा है। जो लोग इस समय मोदी के खिलाफ या उनकी तानाशाही के खिलाफ और लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई में आए हैं, उनमें कल्पना सोरेन और केजरीवाल की पत्नी भी शामिल है। तो इन सब को मिला करके क्या माहौल बन रहा है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बिहार, यूपी, दिल्ली, कुल मिला के कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिर गए हैं। बल्कि इस बीच तो ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने एक सवाल भी उछाल दिया है कि मोदी के बाद कौन। जो मोदी 2047 तक राज करने और योजनाओं का खाका बनाने का काम कर रहे थे, अब उनको 4 जून के बाद के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। तो चर्चा में जो शामिल हैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नवेंदु जी हैं। जी नमस्कार। ये साहब हैं, कुमार भवेश चंद्रा जी हैं और फैजान अहमद साहब हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत संक्षिप्त कमेंट चाहूंगा कि इस समय जबकि ये जो पीएमएलए कानून है इसमें कोई प्राविधान जमानत का नहीं है। हाईकोर्ट ने भी जमानत देने से मना कर दिया था केजरीवाल ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहल करके कि चूंकि उन्होंने जो मामले को असंवैधानिक बताते हुए याचिका दी थी, तो उसकी सुनवाई में देर हो रही है पूरी, तो अपनी तरफ से एक अंतरिम जमानत दी है। और ये जमानत ये कह के दी है कि भाई देश में चुनाव हो रहा, आम चुनाव हो रहा है, ऐसे में एक मुख्यमंत्री को बिना किसी ठोस कारण के जेल में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कोई हैबिचुअल अपराधी नहीं है कि उनको जेल में रखा जाए और उनकी तुलना और लोगों से नहीं की जा सकती। तो एक तरह से ईडी और उसके वकीलों के पसीने आ गए, जिनके दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष का दमन जो है वो अभियान चला रखा था। भवेश जी, कितना महत्वपूर्ण है इस जंक्चर पर, इस मौके पर केजरीवाल की जमानत, और इससे इंडिया गठबंधन का मोराल या अभियान कैसे बूस्ट होगा? देखिए, राजनीति में बार बार जब बात होती है तो परसेप्शन की बात होती है। जनता के बीच में क्या परसेप्शन जा रहा है, जनता क्या सोच रही है, जनता में क्या मैसेज जा रहा है। आपने कहा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से ये परमिशन दी है।
मैं आज कपिल सिब्बल को सुन रहा था, देश के जाने माने वकील हैं, एडवोकेट हैं, और उन्होंने जिस तरीके से इस केस को रखा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास दो सवाल थे। एक तो ये कि संवैधानिक अधिकार है, क्या किसी को चुनाव प्रचार करने का संवैधानिक अधिकार है? तो जवाब मिलता है कि नहीं। कानूनी अधिकार है, और कानूनी अधिकार क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल जरूर है कि चुनाव हो रहे हों तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में सभी पक्ष को अपनी बात रखने का जनता में पूरा अधिकार है, और उसी अधिकार के तहत उनको 1 जून तक, जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता है, तब तक उनको ये मौका दिया गया है। तो एक तो कानूनी एक नया पहलू सामने आया। इससे पहले जेल में रह के लोग चुनाव लड़ते थे, जेल से ही चुनाव जीत जाते थे, लेकिन इनके ऊपर कोई आपराधिक इस तरह का दोष साबित नहीं हुआ था, तो और न ये खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव प्रचार करने का इनका अधिकार के तहत जो है उनको दिया गया है। और आपने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि विपक्ष के हौसले बुलंद होंगे, जो पहले से भी बुलंद थे, और विपक्ष के सामने एक ये प्रश्न था जो जनता में रखा गया कि भाई मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने दिया जा रहा है, बराबरी का हक नहीं मिल रहा है। आप देखिए, इससे पहले कांग्रेस का खाता ही फ्रीज कर दिया गया, उसको आर्थिक रूप से दबाने की कोशिश की गई। तो तरह तरह से विपक्ष को दबाकर चुनाव जीतने की जो कोशिश हो रही है, एक कोशिश और दिखाई दे रही है कि जहां पे भी कैंडिडेचर ज्यादा हैं, वहां पे कुछ लोगों के नाम वापसी करा दो, संभव हो तो लड़ाई का माहौल खत्म हो जाए, ये करा दो। तो ये सब करके जो है इस वक्त जो है एक नया माहौल क्रिएट हो गया है इससे कि विपक्ष अपर हैंड पे है। और मैं आपको अपनी बात समाप्त करूं और आप अगले गेस्ट पर जाएं, उससे पहले मैं जा चुकी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने एक सभा की थी, अखिलेश यादव के लिए प्रचार किया था। वहां किस तरह के तेवर थे उनके, वो तेवर दिखाना चाहता हूं। भाई और बहनों, मन बना लिया है, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया, उतना पैसा इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को देने जा रही है। कर लो जो करना है आपको, आप जो करोगे करो, हम जो करने वाले हम करेंगे। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखो, चुनाव में 10-15 दिन बचे हैं, मगर एक बात गारंटी करके लिख लो, हमने जो काम करना था, अखिलेश जी ने, इंडिया गठबंधन ने, हम सब ने मिलकर पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग, हमने जो काम करना था भाइयों और बहनों, हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बात खत्म हो गई है, मीडिया वाले नहीं बताएंगे, मगर याद रखो, कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। एक और मैं प्रतिक्रिया दिखा देता हूं, अरविंद केजरीवाल वाले मामले में प्रतिक्रिया आ गई है। वृंदा करो। हम सुप्रीम कोर्ट का इस फैसला का तहे दिल से स्वागत करते हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला का ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट के मुंह पर ऐसे थप्पड़ लगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे तौर पर ईडी को एक पॉलिटिकल एजेंसी के रूप में, एक पॉलिटिकल अंग के रूप में इस्तेमाल किया ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे सवाल किया कि 2 साल तक तुम केस करते रहे, मौके पर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। और ये जरूरी है, केवल अरविंद केजरीवाल की जन्मवादी अधिकार का सवाल नहीं है, ये पूरी दिल्ली की जनता और देश की जनता का जन्मवादी सवाल है। क्योंकि जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार करोगे तो कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड होता है? आप तमाम ऑपोजिशन को जेल में डालोगे
और फिर चुनाव लड़ोगे और कहोगे मदर ऑफ डेमोक्रेसी। होता नहीं है मोदी जी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने सही जवाब दिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली की जनता और देश की जनता ये जो तानाशाही है, जो तरीका है मोदी सरकार का, उसका जो जवाब आज मिला है उसके आधार पर वो बीजेपी को निश्चित रूप से हराएंगे। अरविंद केजरीवाल का रिहाई पर मैं स्वागत करती हूं और निश्चित रूप पर वोट के आधार पर जनता सेंट्रल गवर्नमेंट की साजिश का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानेपन और निरंकुशता की हदें पार कर दी थी और उसी का नतीजा है कि आज सब संस्थाएं भी धीरे धीरे और सभी लोग रियलाइज कर रहे हैं कि भाई 10 पार और अब इससे आगे नहीं जाने देना है। आज एक और मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इंदौर में, जहां कांग्रेस प्रत्याशी को जबरन बैठा दिया था बीजेपी के नेताओं ने, वहां जो सब्स्टिट्यूट प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम क्या क्या आज सुन रहे हैं, आश्चर्य को प्रकट किया, लेकिन कहा आपने बहुत देर कर दी, 1 हफ्ते हो गया और वहां सिंबल वगैरह अलॉट हो गया। लेकिन प्रतिक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट की थी वो भी आश्चर्य भरी थी कि आप क्या क्या हो रहा है, कहीं पर्चा खारिज हो रहा है, कहीं जबरदस्ती ना उम्मीदवार बैठाया जा रहा है। लेकिन उससे विपक्ष के हौसले कम नहीं हो रहे हैं। नवेंदु जी क्या कहेंगे, जिस राहुल गांधी आज गरजे हैं और बड़े एक डेफिनेट अंदाज में कहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आप उनके इस कॉन्फिडेंस पे क्या कहेंगे? ये कॉन्फिडेंस जनता के मूड से ही मिल रहा है उनको, मुझे तो यही लग रहा है। और जो पूरा हाल हवाल दिखाई दे रहा है इस चुनाव में 3 चरण समाप्त होने के बाद, और चौथे चरण की बिल्कुल दस्तक पड़ चुकी है। और चौथे चरण में घबराहट जो है ना, उस घबराहट को देखते हुए भी राहुल गांधी को लग रहा है, मोदी की घबराहट और साथ साथ जनता का जो कॉन्फिडेंस है, वो दोनों मिला करके राहुल गांधी की बातों में साफ सच्चाई तौर पे झलक रही है बात। और देखिए, एक बात हमने पिछली बार भी कही थी और बार बार मैं कहता हूं कि दरअसल मोदी का झूठ इतना बढ़ता गया ना कि वो उस झूठ में ही घिरते जा रहे हैं और वो लगातार घिरते जा रहे हैं। अब देखिए कि वो जितना ही इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल ये है कि उनके पास निकलने के लिए जो हरबे हथियार है, अस्त्र शस्त्र है, दिक्कत ये है कि मोदी ऐसे राजनेता है कि उनके पास निकलने के लिए भी सिर्फ झूठ और झूठ का ही सहारा है। तो एक तो झूठ को लेकर के जनता पहले से ही आकुल व्याकुल है, इसलिए कि 10 साल का झूठ जो है अगर कंसोलिडेट होता है तो वो कहीं ना कहीं तो मन मस्तिष्क पर मतदाताओं के प्रभाव डालेगा। लेकिन बीजेपी की सबसे दिक्कत क्या है, जो मुझे लगा इस चुनाव में, कि बीजेपी शुरू से ही जो है एक तरह से कहिए कि फिसल गई अपने एजेंडा सेट करने में, अपने नैरेटिव सेट करने में, इसलिए कि उसके पास उसका काम बताने के लिए नहीं था। उसके पास कोई वैसी योजनाएं नहीं थी जिन योजनाओं को वो बता सके और जनता को फिर लुभा सके या फिर वादे कर सके। 10 साल के वादे जो हैं उनके, या फिर जो उनके काम है, वो जग जाहिर हो चुके। जो उनकी तमाम अच्छे दिन जैसी घोषणाएं थी, 15 लाख जैसी घोषणाएं थी, वो सारी घोषणाओं का हस्र देख चुका है आदमी। तो ये मुश्किल हुआ बीजेपी के साथ कि वो नैरेटिव सेट करे तो क्या सेट करे। लेकिन उसने इसीलिए कांग्रेस को निशाना बनाया, और कांग्रेस के निशाना बनाते ही एक फायदा इसमें ये इंडिया गठबंधन को मिला, राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाना बनाने के साथ ही साथ, कि कांग्रेस और राहुल गांधी या फिर इंडिया गठबंधन और ज्यादा एस्टेब्लिश होता गया। एक तो मानेगा ना कि शुरुआती दौर में मोदी की टीआरपी, मोदी का एक जो क्या बोलते हैं, भीड़ का जो रिस्पॉन्स है, पब्लिक रिस्पॉन्स, क्राउड रिस्पॉन्स, ये था। और उस रिस्पॉन्स से कांग्रेस राहुल गांधी, और फिर या तो फिर उसके बारे में झूठी बातें ये निकलने लगी, तो लोगों को मोदी ने खुद ही राहुल गांधी का प्रचार कर दिया, कांग्रेस का प्रचार कर दिया। और दिक्कत ये कि उनके पास अपनी बातें नहीं थी कहने की, इसलिए वो लगातार विरोध और एक दुश्मनी के चुनाव में उतर गए।
लेकिन अब मुझे लगता है रामदत्त जी की 3 चरण बीतने के बाद जो घबराहट अकुलाहट बढ़ी, तो मुझे लग रहा है कि अब ये अटेम्प्ट जो है बीजेपी और मोदी सकल समाज जो है, मतलब जमात जो मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की जो नेताओं की जमात है, जो सलाहकारों की जमात है, आरएसएस की आधा अधूरी जमात कहिए, आरएसएस भी भाग गया है, लगभग आधा आधा कहिए। तो वैसे में वो जो जमात है, अब मोदी इसको और मोदी शाह मंडली खासतौर पर गुजरात लॉबी इसको पूरे तौर पर अब एक धर्म युद्ध की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, देख लीजिएगा। और चौथे चरण से ये बिल्कुल गहरा गया है मामला, इसलिए कि मोदी के पास अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो धर्म युद्ध बता करके कैसे अपने उन तमाम मतदाताओं को, अपनी कतारों को वो कैसे गोलबंद कर सके। और जो स्विंगर्स हैं, स्विंग वोटर्स जिसको बोलते हैं, तो स्विंगर्स वोटर्स जो हैं, उन स्विंगर्स वोटर्स जो राहुल गांधी या कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बिल्कुल अपना एक दिमाग बना के बैठ गए हैं कि चुनाव में किसको वोट डालना है, तो वैसे मतदाता भी उसमें बड़ी तादाद में है जिन्होंने कभी मोदी को पसंद किया था, मोदी को वोट दिया था, बीजेपी को चाहते रहे। तो वैसे लोग जो हैं उनको प्रभावित किया जा सके, इसलिए खुल के अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी उतर गए हैं इस बात पर कि हिंदू मुसलमान और ये धर्म युद्ध है। मैं आपको बताऊं, पटना में पत्रकारों की भी एक लॉबी, जो पद्मश्री लेने वाले पत्रकार हैं, वैसे पत्रकारों की लॉबी में भी एक बड़ी गोलबंदी हो रही है। और मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि सोशलिस्ट पृष्ठभूमि के लोग ऐसे पत्रकार पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सावधानी से वोट देना, अपने दादाओं को याद कर लेना कि कहीं अंतिम हिंदू वो तो नहीं थे, ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं। हाँ, इस तरह के, और उस जमात से इस तरह का कुप्रचार शुरू हो गया है। उन्होंने बिल्कुल एक किसी कमेटी के हवाले से आंकड़े कल फर्जी जाहिर किए थे कि साहब हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है। इसका कलकत्ता के अखबार टेलीग्राफ ने काफी बहुत ही डिटेल का जो है। अब ये कहां से ये लैंड करा दिया इन्होंने कि ये, और इस पर तेजस्वी यादव ने बहुत तगड़ा जवाब हालांकि दिया है, यहाँ से काउंटर किया है और उन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए। हाँ बिहार। तो और देखिए, आप सही कह रहे हैं, ये लोग धर्म के नाम पर जो है वो राजनीति को तेज करने की कोशिश करेंगे। अभी जो तीसरे चरण का मतदान था, तो एक जगह तो हमने देखा कि बीजेपी का जो बस्ता होता है उसके पास भगवान रामचंद्र जी का बहुत बड़ा कटआउट लगा रखा है इन्होंने। तो इन सब हरकतों को भगवान भी माफ नहीं करेंगे। भगवान इस तरह की जो अनीति, और भगवान राम को अगर ये चाहते हैं कि उनके पोलिंग एजेंट बन जाएं, तो वो कतई इसको नहीं करेंगे, क्योंकि वो कभी भी मर्यादा के खिलाफ नहीं गए हैं उनका सारा जीवन। तो भगवान राम भी इनको ओबलाइज नहीं करेंगे, हमारा ऐसा मानना है। और आप देखिए, ये जो बदलाव की आहट है, आप मीडिया वालों की बात कर रहे हैं, आप देखिए दिल्ली के मीडिया में भी बदलाव के आहट, अब स्वर जो है वो बदलने लगे हैं कहीं ना कहीं। और तो और मोदी जी को खुद ही लग रहा है कि जिन दो लोगों को उन्होंने अपने कंधे पे बिठा रखा था और पूरे दुनिया में ले जाते थे, उनके बिहाफ पे डील करवाते थे, उनके सौदे तय कराते थे, अचानक पाकिस्तान उतर गए थे उनके सौदे के लिए। तो अब वो दोनों जो है महारथी भी उनको जो है अब उनके कंधे से उतरने के लिए छटपटा रहे हैं। और इसीलिए मोदी जी ने उनको खुलेआम कह दिया कि साहब, ये तो जो मेरे दो हीरे हैं अडानी अंबानी, ये चुपके चिपको टेम्पो में भर के और कांग्रेस को पैसा पहुंचा रहे हैं। तो अब उनको लगता है धीरे धीरे अपनी छाया से भी डर होने लगेगा, अमित शाह से भी उनको खतरा होने लगेगा कि कहीं मुझको धक्का मार के कहीं अमित शाह न कब्जा कर ले। योगी जी से ऑलरेडी उनको प्रॉब्लम है, और ये कहा जा रहा है कि साहब जो है चुनाव के बाद जो है अगर बस चला तो योगी जी को नहीं टिकने देंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो क्षत्रिय समुदाय ने बगावत कर रखी है उसके पीछे शायद कहीं योगी जी का भी हाथ हो। तो ये सब हो रहा है। एक चीज मैं जरा जानना चाहता हूँ फैजान साहब, आपके जो पलटू राम हैं
मिस्टर नीतीश कुमार जिस तरह से वहां तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ आ रही है और जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव वो पूरा सारे जगह से उनको सुनाई दे रहा है, महाराष्ट्र से सब जगह से बदलाव की आहट आ रही, तो नीतीश कुमार तो बहुत परेशान हो गए कि कहाँ गलत चले गए। नहीं नहीं, परेशान क्यों होंगे? अब कब वो कहाँ चले जाएंगे ये तो वही जानते हैं, और अब तो लोग भी जानने लगे हैं। हाँ ठीक, ये नहीं वो ठीक है कि वो अभी गए हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि उन्हें कोई छटपटाहट होगी अभी तुरंत। अब वो इलेक्शन हो जाए उसके बाद फिर आगे का वो अपना जो प्रोग्राम है वो अपना तय करेंगे उस हिसाब से। ये अभी जो बात हो रही थी कि हाँ वो जो आपने अभी कहा कि वो 2 हीरे जो टेम्पो में पैसा भेज रहे हैं, टेम्पो में वो कोट अनकोट काला धन कांग्रेस को भेज रहे हैं, कोट अनकोट काला धन। तो ये काला धन अब पहुंचा हुआ है देश में मोदी जी के बावजूद। हाँ भाई, तो मोदी जी खुद ये बात कर रहे हैं ना, वो खुद एडमिट कर रहे हैं इस बात को कि काला धन तो वहां जा, हो सकता है उनके यहाँ जो गया वो सफेद धन रहा होगा, जो काला धन बचा। एनीवे, लेकिन अभी नवेंदु जी जो बात कर रहे हैं मैं उसी बात से पर आता हूँ कि ये धर्म युद्ध, सो कॉल्ड धर्म युद्ध की जो बात हो रही है, चाहे वो ओट जिहाद इसको कहे नहीं, ओट जिहाद के नाम पर वो धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये धर्म युद्ध कब तक चलेगा। ये धर्म युद्ध तो मुझे लगता है कि ये जब से 10 साल से तो मोदी जी खुद कर रहे हैं, 10 साल उससे पहले भी वो धर्म युद्ध हुआ है, लेकिन इस धर्म युद्ध में जितना हिंदुओं ने सपोर्ट करना था वो कर दिया। अब उससे आगे उनके सपोर्ट में अब उनके पास सपोर्ट करने के लिए अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। धर्म को आप कितनी मरतबा आप यूज कीजिएगा, राम जी का नाम लेते हैं तो कभी आपको हनुमान जी का नाम लेते हैं, तो ये सब भी उनको कब तक मदद करेंगे? इलेक्शन में क्या यही मुद्दे होते हैं? इलेक्शन में आप जो आवाम के मुद्दे, जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो या जो बढ़ती हुई इतनी महंगाई तेजी से बढ़ रही जो महंगाई है उस पर तो कोई बोलने वाला नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया 75 साल में, नेहरू ने क्या किया, उसके बाद आप कहिएगा कि साहब हम तो अच्छा, अब आप 2047 तक का प्रोग्राम बना रहे हैं, किस बेसिस पर बना रहे हैं? आप जो 2047 तक का जो प्लानिंग कर रहे हैं वो उसकी बेसिस क्या है? उसकी भी बेसिस क्या धर्म है? उसकी भी बेसिस क्या कांग्रेस का सो कॉल्ड मिसमैनेजमेंट है? ये कौन सी बातें हैं जो जनता की समझ में नहीं आ रही, मेरी भी समझ में नहीं आ रही है भाई। मैं भी ये बात सच में कह रहा हूं कि ये जो इलेक्शन इस तरह के अब हो रहे हैं वैसे इलेक्शन कभी हुए नहीं थे। जो गिरावट जो आई है पिछले 10 साल में, वो इस साल या इस महीने में ये गिरावट बहुत तेज दिखाई दे रही है, बहुत तेजी से गिरावट हो रही है। मुझे नहीं लगता कि ये जनता को ये बातें पसंद आएगी और जनता को वही फैसला करेगी जो उसको पसंद है। वो जनता इस बात का फैसला नहीं करेगा कि उसके पास 2 गाय हैं अगर, तो एक गाय कांग्रेस लेकर के मुसलमानों को दे देगी, या वो उनका वो जो क्या बोलते हैं मंगलसूत्र में भी हिस्सेदारी जो है मुसलमानों की हो जाएगी। कोई क्यों इस पर भरोसा करेगा? अभी मैंने एक देखा, एक जोक था कि भाई कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि अगर आपके पास 2 आंखें हैं, आपके पास अगर 2 आंखें हैं तो आपकी एक आंख निकाल करके किसी काने मुसलमान को दे दी जाएगी। तो मतलब अब इस लेवल पर ये जोक्स भी अगर हो रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल ये जोक्स कोई बहुत मामूली बात नहीं, इसको बहुत संजीदगी से देखने की जरूरत है। ये सिर्फ जोक ही नहीं है, ये बहुत ही सीरियस मामला अब ये हो गया है। यानी कोई भी अब मोदी जी की बात पर यकीन नहीं कर रहा, कोई उन पर भरोसा नहीं हो रहा किसी को। तो ऐसी हालत में रिजल्ट क्या होगा ये लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। आज एक बहुत अच्छा कार्टून मैं देख रहा था, द लाई लामा। मोदी जी की फोटो है, दी लाई लामा, यस, ये झूठ का जो है वो लामा है। जी हाँ, दी लाई लामा, या तो झूठ के बादशाह। और आप सही कह रहे हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं
उन पर बात न करके ये इधर उधर उल जलूल जो है वो खाली इस बात पे कि लोग एंटी मुस्लिम कोई एजेंडा पकड़ के और पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू सब इकट्ठा हो जाएं राम मंदिर के नाम पर, मंगलसूत्र के नाम पर, भैंस के नाम पे, गाय के नाम पे, और हमारी जो है वो कुर्सी सही सलामत बची रहे। और ये अमित शाह ने भी इसी कोशिश में अमित शाह ने कल कहा था कि साहब अब ये चुनाव जो है वो मोदी बनाम राहुल गांधी है। चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं है, चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम भारत की जनता है और जनता के मुद्दे। और आज राहुल गांधी को इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जनता के बीच जा करके पैदल और जनता के मुद्दों पर उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया है, न्याय पत्र, और वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि भाई जितना पैसा मोदी जी ने अडानी और अंबानी को दिया है उससे ज्यादा पैसा हम गरीबों में बांट देंगे। अब जरा बिहार में जो तेजस्वी यादव हैं, आज मैं देख रहा था वो रांची में एक हमारा धर्म शास्त्र क्या सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 10 साल तक कर्म क्या किया है थोड़ा बता दे। कर्म के बारे में थोड़ा 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। केवल झूठ बोला, झूठ ही बोलना उनका काम है, भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, बांटना, यही उनको आता है और वो ही कर रहे हैं। जिससे हम लोग लड़ रहे हैं तो लालू जी को डराता है, हम लोगों को डराने की कोशिश करता है, मुकेश सहनी जी को डराने की कोशिश करता है। लालू जी आज तक भाजपा से डरे नहीं, न झुके। लालू जी हमेशा लड़ाई लड़े, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा भाजपा से? अरे हमारे भगवान श्री कृष्ण का पैदाई जेल में हुए थे, इनके गीता बाप किसे करेंगे? आई गुजराती लोग से बिहारी डरा जाएगा? अरे बताओ, गुजराती से बिहारी डरा जाएगा क्या? ठेठ बिहारी है, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानते हैं। तो तेजस्वी यादव तो करेंगे, हम उड़ती चिड़िया को भी निशाना लगा देंगे, हल्दी लगा देते। और कर्मफल तो बड़ा अच्छा याद दिलाया भाई। ये कर्मफल तो सबको भुगतना पड़ता है। अब मोदी जी ने जो किया होगा अच्छा बुरा सामने आना ही आना है। तो ये तेजस्वी ने किस तरह से परेशान कर रखा है, ये जो बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस है, इसको बिहार में किस तरह से परेशान कर रखा है, और मोदी जी उसको उसकी काट के लिए क्या कर रहे हैं? मोदी जी आपसे, दीपक जी आपसे। हाँ, तेजस्वी फैक्टर जो बिहार में है, और तेजस्वी फैक्टर सिर्फ बिहार में नहीं है, तेजस्वी फैक्टर झारखंड में भी दिखता है। तेजस्वी फैक्टर अगर वो जाते हैं यूपी में तो उनके भाषणों को बड़ा चाव से सुना जाता है। तेजस्वी एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा जब 2015 में तेजस्वी पहली बार एमएलए हुए थे और उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था, तो बड़ी आलोचना हुई थी कि तेजस्वी क्या करेंगे, नॉमिनी फेल हैं, बहुत सारी बातें हुई। मगर तेजस्वी ने एक ट्रिक पकड़ लिया था 2020 के चुनाव में, जब वो अकेले चल पड़े थे, और अकेले तब उनमें दिखा कि हाँ वो लड़ाई लड़ सकते हैं, लड़ने की क्षमता है, और वो डेफिनेटली दोनों पार्टी को डिफीट दे चुके थे और बड़ी पार्टी बने थे, और उनका जो मुद्दा था रोजगार का वो हिट करता जा रहा था। अभी क्या, अभी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की बड़ी अच्छी जोड़ी बनी हुई है, और अगर भीड़ का पैमाना मापा जाए, भले जो भाजपा समर्थक है वो कहेंगे कि कुछ नहीं है, मुझे भी बताएंगे कि आपने क्या कहा, कोई भीड़ नहीं है, उसमें कुछ नहीं। सच्चाई तो ये है कि वो क्राउड पुलर हो। नेटवर्क उनका गायब हो गया है। हाँ, देख रहे हैं। वापस आइए दीपक जी। नहीं, आपके कहने से वापस नहीं आएगा, नेटवर्क अपने हिसाब से बिहेव करता है, इसमें अब उनका जोर भी नहीं चल रहा है। फैजान साहब आप बढ़ाइए जरा इस चर्चा को, फैजान साहब आप बढ़ाइए इस चर्चा को कि भाई तेजस्वी ने कैसे नाक में दम कर रखा है।
टाइम बिल्कुल कट सही। गया होगा। ये नहीं ये अगर आप लोग को अगर ये लग रहा है और पूरे देश को अगर ये लग रहा है कि तेजस्वी ने नरेंद्र मोदी की नाक में दम कर रखा है, तो ये इसमें सच्चाई है। क्योंकि देखिए बिहार में आज जो भी कंटेस्ट हो रहा है वो है बिटवीन नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव। बिल्कुल। अगर नेशनल लेवल पर अगर ये जिसको कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, तो यहाँ ये बात है कि क्योंकि ये आदमी, ये यंग आदमी तेजस्वी यादव सिंगल हैंडेडली अकेले पूरा कैंपेन चला रहे हैं। भाई देखिए कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी एक दिन के लिए आए, खड़गे जी भी एक दिन के लिए आए, तो वो तो मतलब एक सिंबॉलिक ही कहा जाएगा कि वो उनका प्रेजेंस यहाँ रहा। लेकिन ये रोज 4 जगह 5 जगह 6 जगह ये पब्लिक ये इलेक्शन मीटिंग अपनी कर रहे हैं और धुआंधार भाषण दे रहे हैं और एक्यूज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को, और उनसे सवाल पूछ रहे हैं जिसका कोई जवाब नरेंद्र मोदी या बीजेपी की तरफ से कोई नहीं दिया जा रहा है। इसलिए नाक में दम तो कर रखा है। और ये पिछले बार ऐसा नहीं था। 2019 में तेजस्वी यादव इतने परिपक्व, इतने मैच्योर नहीं हुए थे और न ही वो इस उसमें कंडीशन में थे कि वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते। लेकिन इस बार हालात दूसरे हैं, इस बार सिचुएशन बदली है और जिस तरह से तेजस्वी यादव उनको चैलेंज कर रहे हैं तो पब्लिक में भी उसका अच्छा खासा असर पड़ रहा है। क्योंकि पब्लिक में उनके रैली जो हो रही है, जो मीटिंग हो रही है, उसमें अच्छी खासी भीड़ भी जमा हो रही है और उनका भाषण भी बहुत जोरदार हो रहा है। तो ऐसे उसमें हम ये कह सकते हैं कि तेजस्वी ने तो वाकई में नरेंद्र, और इसी यही वजह है कि देखिए नरेंद्र मोदी हर दौर में, यानी तीन चरण में हो चुका, हर चरण में वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। रविवार को यानी 12 मई को वो रोड शो करने जा रहे हैं, पटना में रोड शो करने जा रहे हैं। ये पहली बार पटना में होगा जब कोई भी प्रधानमंत्री रोड शो करने जा रहा हो। रोड शो का वैसे शुरुआत खुद नरेंद्र मोदी ने किया, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक रोड शो किया हो। तो ये नरेंद्र मोदी और स्टेट में कर चुके हैं रोड शो। पटना बिहार में पहली मरतबा ये होगा और उसके लेकर के पूरी तैयारी हो रही है और बीजेपी वालों को ये लग रहा है कि, हालांकि ये भी सच्चाई है कि पटना में जो जितनी भी सीटें हैं लोकसभा की, वो पटना साहिब हो या पाटलिपुत्रा हो, वहां बीजेपी एक स्ट्रांग पार्टी है, उसका कैडर है, उसका वोट बहुत मजबूत वोट बेस है और उसको कोई कांग्रेस या आरजेडी उसको चैलेंज नहीं कर पाता है पिछले कई सालों से। माने नरेंद्र मोदी के भी आने से पहले मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले से यहाँ उनका बहुत स्ट्रांग बेस बना हुआ। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जहां उनका इतना स्ट्रांग बेस बना हुआ है वहां उनको रोड शो करने की क्या जरूरत पड़ गई है, क्यों वो रोड शो यहाँ पर कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों को लेकर के, वो अपने साथ रोड शो करने जा रहे हैं। तो ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसकी नौबत क्यों आई। मुझे लगता है नौबत इसी वजह से आई है कि वो कहीं ना कहीं से भाई परेशानी में घिरे हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी की जो घटती हुई सीटें या हारती हुई सीटें हैं उनका एहसास हो रहा है। जी, उस रोड शो की भी हवा निकाल दी तेजस्वी ने, कहते ये बात कि वो करे रोड शो, मैं तो जॉब शो कर रहा हूँ और चुनाव के बाद लोग जो है मतदाता जॉब शो देखेंगे। यहाँ भी जो है उनकी हवा निकाल दी है। तो तेजस्वी इस मामले में ऐसी बातें कर रहे हैं ना, उनकी वाक पटुता भी देखने लायक है। और जो फैजान साहब ने कहा है कि 2019 के चुनाव में वो नहीं दिखा था, लेकिन फैजान साहब को याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव से एक नया तेजस्वी जन्म लिया और फिर उस अपने तरीके से ही, जिस तरीके से उन्होंने जीत के करीब पहुंचा दिया, सबसे बड़ी पार्टी बना दिया आरजेडी को, तो वो फिर इसमें और मैच्योर होके आ रहे हैं। और जो इंडिया गठबंधन का पूरा जो एक सिराजा जो है, उस सिराजा को एक युवा नेता इस तर्ज पर, इस तौर तरीके से संभाले हुए है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो 2 लाइन के 1 लाइन में जवाब देते हैं कोई सवाल का,
तो एक देखिए तेजस्वी की क्या खासियत है जो राहुल ने भी इस चुनाव में मेंटेन करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने कहीं कहीं कांग्रेस के दूसरे नेताओं से चूक हो जा रही है। मुझे लग रहा है कि 7 चरण यानी कि अभी 4 चरण और बाकी है। अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन वो वाला फार्मूले पर ही रहे जिस पर तेजस्वी चल रहे हैं, राहुल गांधी चल रहे हैं, कि उनकी पीच पर बैटिंग नहीं करेंगे। राहुल भी देखिए काउंटर जरूर कर देते हैं मोदी की बातों को, लेकिन वो काउंटर करके फिर वो अपनी बात घुसा देते हैं, अपना एजेंडा। तेजस्वी भी वही कर रहे हैं, अपने मुद्दे लगातार फेंक रहे हैं। अब जैसे देखिए कि रोड शो पीएम का हो रहा है, क्या कहना है आपको? तो अच्छा बढ़िया है, रोड शो हो रहा है, हम तो जॉब शो कर रहे हैं भाई। अब जॉब जो है जॉब शो का जमाना है। नवेंदु जी, मेरा 2 सवाल है, 2 सवाल मेरे दिमाग में आते हैं बार-बार। एक तो ये तेजस्वी क्राउड पुलर तो हैं, इनकी सभाओं में भीड़ जुट रही है, लेकिन क्या ये वोट में तब्दील होगा? दूसरा, क्या बिहार में भी कुछ ऐसा फैक्टर हो रहा है कि स्टेट के लिए तो हम बीजेपी को नहीं परमिट करेंगे, बीजेपी को उतनी सीटें नहीं देंगे। आरजेडी को पिछली बार 2020 में भी सबसे बड़ी पार्टी बनाया स्टेट के जनता ने, लेकिन सेंटर में जहां भेजने की बात आती है तो बीजेपी पसंद आता है। तो क्या बिहार में भी एक नया फैक्टर शुरू हो गया है? दोनों सवाल का जवाब दीजिएगा जरा। भवेश जी, बिल्कुल ये सवाल मेरे जहन में भी है और मैं भी इस पर लगातार सोच रहा हूँ, इसलिए जो एक बारगी जैसे दिखता है कि पूरा इंडिया गठबंधन के हाथ में चुनाव आ गया है या फिर पब्लिक चुनाव लड़ रही है, तो फिर थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश में कुछ सोचता हूं मैं बात। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है बिहार में जो स्थिति, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि क्राउड पुलर हैं तेजस्वी, और उनकी सभाओं में सिर्फ क्राउड पुलिंग ही नहीं है, वो जो वोटर माने जुझारू वोटर दिख रहे हैं, यानी जूझने वाले वोटर हैं। तो इसमें तो निश्चित रूप से इजाफा किया है आरजेडी ने या फिर उनके जरिए इंडिया गठबंधन ने। लेकिन एक बात है कि वोट समीकरण के हिसाब से बड़े हिस्से पर, वोट के बड़े हिस्से पर मुझे ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन 2 बातें हैं जिन बातों को लेकर के ये चिंता कर सकता है विपक्ष कि वो पता नहीं क्या किस रंग दिखाएगा, किस करवट बैठेगा। उसमें एक बात, पहली बात ये है कि जो मैंने कहा कि धर्म युद्ध, ये देखिए अब तो ये हारे को हरिनाम वाली जो बात है ना, तो ये यकीन जानिए कि अब हारे को हरिनाम में ये पूरा चुनाव जाएगा, ये एकदम एक सिरे से जाएगा। और ये जो जाएगा तो इसमें फिर सवाल का जवाब, जो सवाल मैं जानना चाहता था फैजान भाई, इसके बारे में क्या सोचते हैं? स्टेट में, मतलब स्टेट की जनता, बिहार की जनता बिहार के लिए किस तरह का वोट करे और सेंटर के लिए किस तरह का वोट करे, ये भी एक नया पैटर्न दिखाई दिया है पिछले कुछ चुनावों में। तो उसको आप कैसे देखते हैं फैजान भाई? देखिए भोवेश जी, लोकसभा यानी पार्लियामेंट के इलेक्शन में लोग ये सोचते हैं, वोटर ये सोचते हैं कि भाई हमें वोट करना है कि ऐसी पार्टी को या ऐसे अलायंस को जो सेंटर में गवर्नमेंट बना सके। आमतौर पर पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन में मेंटेलिटी या सोच यही होती है। विधानसभा में अलग सोच हो सकती है कि भाई वो उसमें रीजनल पार्टी, लेकिन यहाँ नेशनल पार्टी तो यहाँ 2 ही है, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। लेकिन अब बिहार में क्या ये उम्मीद जगी है कि इंडिया अलायंस, यानी अगर तेजस्वी यादव और कांग्रेस मिलकर जिस तरह से मजबूती से लड़ रहे हैं, क्या ये लोग केंद्र में सरकार बना सकते हैं? ये एक उम्मीद जगी। मैं उसी पर आ रहा हूँ भाई जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो देखिए नेशनल पार्टी 2 ही हुई, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन पिछले 30 साल से ज्यादा से केंद्र में भी अलायंस की गवर्नमेंट बनती रही है। इसलिए अलायंस की गवर्नमेंट जो बनती है, जिसकी भी बने, चाहे वो कांग्रेस के लेड गवर्नमेंट हो या बीजेपी लेड कांग्रेस हो, उसमें रीजनल पार्टीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और रीजनल पार्टीज मैंने पूरे देश की रीजनल पार्टीज में, इसलिए अगर यहाँ ये भी सोच जरूर है, फिर मैं बिहार की तरफ आता हूँ कि मैं बिहार में भी पब्लिक की ये सोच है कि अगर सेंटर में गवर्नमेंट बनानी है तो रीजनल पार्टीज को भी थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा, ताकि वो रीजनल पार्टीज जो है सेंटर में गवर्नमेंट बनाने पर वो अपना रोल निभाएं और अपनी मदद दिखाएं। चाहे जिसकी, मैं ये नहीं कह रहा कि किसकी गवर्नमेंट बने, लेकिन रीजनल पार्टीज दोनों ही अलायंस
दोनों ही अलायंस में रीजनल पार्टी शामिल होती हैं और रीजनल पार्टीज की मदद से ही, उनकी मदद से ही ये सेंटर में गवर्नमेंट बनती है। अगर रीजनल पार्टी का सपोर्ट ना हो तो बीजेपी ने भी गवर्नमेंट ना बना पाती, यानी पहले 2019 से पहले की बात मैं कह रहा हूँ 14 में। इसलिए ये अब अगर रीजनल पार्टीज की मदद ली है तो ये उनकी मजबूरी है। वो ये नहीं है कि रीजनल पार्टीज को वो बिल्कुल अलग कर देंगे। हालांकि उनके कुछ लीडर ये बोलते हैं कि रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अभी भी रीजनल पार्टीज की वो अहमियत जो है वो बाकी है और उनकी अहमियत और बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड हो रहा है और जिस तरह के रिजल्ट्स ये आ रहे हैं विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, उसमें रीजनल पार्टीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक बात मुझे कहनी है भवेश जी, एक बात सिर्फ इसी में जोड़ना है। आप ही को सौंप रहा हूँ, लेकिन मैं एक सवाल थोड़ा जोड़ रहा हूँ। क्या तेजस्वी यादव का ये जो थोड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है, इस वजह से भी दिखाई दे रहा है कि अभी जो भी कैंपेन चल रहे हैं, तेजस्वी यादव मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। वो बार बार जो उन्होंने एक बनाया है एजेंडा, जो बनाया है, जो घोषणा पत्र तैयार किया है, उस पर वो अपनी सभाओं में जरूर बोलते हैं। तो क्या एजेंडे की वजह से उनकी ताकत बढ़ी है? बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि वो अपनी पीच पर लड़ते हैं। 2020 भी लड़ा उन्होंने अपनी पीच पर और बेधड़क लड़ा और लाख खींचने की कोशिश हुई बाएं दाएं, लेकिन वो नहीं खींच के। इस बार भी उन्होंने वो अपनी लकीर पकड़ी हुई है। तो ये जो है ना कि बीजेपी अपनी पीच पर खिलाने में माहिर पार्टी है और उसके नेता और प्रधानमंत्री, तो इस बार इस तौर पर भी मुश्किल झेल रहे हैं मोदी कि बिहार में तेजस्वी यादव बिल्कुल उनकी पीच पर खेलने के लिए तैयार नहीं है। उसने अपनी पीच बना रखी है। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पीच डाले हुए हैं और उसी पीच पर खेल रहे हैं। अखिलेश यादव जो यूपी का चुनाव भी बहुत अब धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है, बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार के साथ साथ अब यूपी का चुनाव भी, तो उसकी भी एक बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव भी एक पिच पर लड़ाई लड़ रहे हैं जिस पर कि बीजेपी उतरना नहीं चाह रही है, सिवाय उसको झूठ बोलने या गाली देने के कुछ बचता नहीं है। बिहार के सिलसिले में एक दूसरी बात भी मैं कह रहा था, जहां एक मशक्कत चल रही है तो वो जीत हार की या फिर बहुमत की मशक्कत जो है, वो देखिए अंडर करंट निश्चित रूप से है कि वोटर जो है वो बिल्कुल परिवर्तन के मूड में है, आम वोटर। लेकिन एक जगह मशक्कत है जो कि बिहार सामाजिक समीकरणों का प्रदेश है, तो उस लिहाज से देखिए अति पिछड़ा वोट और दलित वोट, ये अति पिछड़ा और दलित वोटरों में मशक्कत चल रही है। जो आपने क्राउड पुलिंग की बात की तेजस्वी के, तो उनकी सभाओं में भी वो भीड़ आ रही है। ओबीसी में पिछड़ी जाति, अन्य जमात, तो वो तो बिल्कुल खुल के आ गई है और वो जो मतदान का प्रतिशत है, तो गौर करने की बात है कि उस मतदान के प्रतिशत में पिछड़ों की तादाद सबसे अधिक है। लेकिन ओबीसी में जो अत्यंत पिछड़ा है ना, ईबीसी, तो ईबीसी और दलितों में दो जगह संघर्ष है। और ये संघर्ष उसमें मैं ये कहूंगा कि चूंकि बीजेपी की तरफ हमेशा वो उन्मुख रहे हैं, अति पिछड़ा वोट बैंक, और नीतीश कुमार ने बिहार में एक अति पिछड़ा के वो एक नेता रहे, वोट बैंक क्रिएटर रहे, तो इसलिए दोनों नेता एक जगह एनडीए में, तो एक ये वोट बैंक है जिस पर मशक्कत चल रही है। ये 7वें चरण तक चलेगा। दलितों के वोट बैंक पर भी मशक्कत चल रही है, इसलिए खड़गे की सभाओं को इधर लगाया गया है बिहार में। और जो पटना से उम्मीदवारी जो जिस अंशुल को दी गई है, जो मीरा कुमार के बेटे हैं, तो उन्होंने भी एक दलित वोट बैंक की चेतना को जो है एक संभाला है। और साथ साथ जो है खड़गे की जो चुनावी सभाएं जो लगाई गई हैं, अभी खड़गे भी आ रहे हैं, पटना में भी उनकी सभा लगी है, जहानाबाद में भी, कई जगहों पर। तो अब इधर खड़गे का दौरा तय किया गया है। तो ये दो वोट बैंक जो है वो बड़े निर्णायक होंगे और ये बड़े ही जुझारू और अंडर करंट वोट बैंक होते हैं। तो ये बात देखने में आ रही है। महिला वोट बैंक का हमेशा ध्यान रखिए जब भी बिहार में बात कीजिए तो, और महिला वोटर अभी तक नीतीश के साथ ही रहे हैं, वो नीतीश का साथ देती रही है, नीतीश के वोट बैंक का। लेकिन नीतीश की जो छवि इधर जो बिगड़ी है, जो एक परसेप्शन उनका गड़बड़ हुआ है, स्त्रियों को लेकर के भी हुआ है, जो विधानसभा में उनका
यौन शिक्षा पर जो भाषण हुआ वगैरह वगैरह, तो उससे चीजें खिसकी हैं। लेकिन महिला वोटरों में आप एक नई लोकप्रियता जो है राहुल गांधी को लेकर के भी आई है। वो लोकप्रियता तेजस्वी यादव को लेकर नहीं है। अति पिछड़ा में भी तेजस्वी यादव को लेकर के वो लोकप्रियता नहीं है जो मुझे लग रहा है। और दलितों में भी एक कारण, जो हर गरीब घर की महिलाओं के लिए जो 8,500 रुपए का जो एक एजेंडा रखा है, उसका एक आकर्षण बढ़ा रहे हो तेजस्वी यादव। बिल्कुल वही मैंने कहा। इसीलिए राहुल और कांग्रेस के घोषणा पत्र, उनके अपने घोषणा पत्र में शायद, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात है कि हम महिलाओं को जो है लखपति बनाएंगे। यहाँ भी लखनऊ में भी वो जब आज कन्नौज में जब वो चर्चा कर रहे थे तो इसकी चर्चा की, तो एजेंडा निश्चित रूप से प्रभावित कर रहा है। रामदत्त जी। नहीं, मैं दीपक जी सुन रहे हैं? हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी आधे से ज्यादा पार्लियामेंट सीटों में मतदान बाकी है, 4 चरण अभी बाकी हैं, और हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि भाई मोदी जी चारों तरफ से घिर गए हैं तो वो हथियार डाल देंगे। मोदी जी भी आखिरी क्षण तक लड़ेंगे, और क्योंकि उनको बात केवल सत्ता गंवाने की नहीं है, उनको ये भी मालूम है कि पिछले 20-25 सालों में उन्होंने जिस तरह के से सरकारें चलाई हैं और जिस तरह से लोग परेशान हुए हैं, तो उनको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है अगर वो सत्ता से बाहर आते हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि मोदी जी अब सत्ता उनके हाथ से फिसल ना जाए, जो फिसलती हुई दिख रही है वो छूट ना जाए एकदम से, उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं? उनके तरकश में क्या क्या तीर हो सकते हैं, क्या चला सकते हैं, क्या तुरुप चालें उनकी हो सकती हैं? 3 चरणों के चुनाव में मोदी जी ने जितने तीर चलाए, वो तीर निशाने पर नहीं बैठ पाया। मंगलसूत्र, तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, फिर श्याम पेट्रोदा का वो मामला, फिर अदानी का मामला, नहीं तीर निकल रहा है बहुत तेजी से। बिहार उनके लिए, लोग माने या ना माने, बीजेपी के लोग माने ना माने, बिहार उनके लिए थोड़ी परेशानी लेकर आया है, और बिहार से वो डरे हैं। पहली बार मुझे लगता है कि बिहार की राजधानी में वो अब रोड शो करने जा रहे हैं। 12 तारीख को वो रोड शो करेंगे, और पटना में 2 सीट है, पाटलिपुत्रा और पटना साहिब, ये 2 सीट पे, एक में रविशंकर प्रसाद और एक में राम कृपाल। उनको ये बात का एहसास हो गया है कि हम बिहार में सूट लूज करेंगे, या हम करें या नीतीश कुमार करे। चिराग पासवान के पार्टी में भी वो देख रहे हैं आज जिस तरह से पशुपति पारस ने हमला किया है चिराग पासवान पे बहुत कड़े शब्दों में, तो एनडीए में कहीं न कहीं लगता है कि अब जो यूनिटी थी बीच में कि हाँ हम लोग हैं एनडीए के साथ हैं, आज जो कहा कि टिकट बेच दिया, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, मुझे सम्मान नहीं दिया नॉमिनेशन में, ये जितनी भी बातें थी, इससे साफ जाहिर हो गया कि हाजीपुर में एनडीए का विरोध पशुपति पारस अंदरूनी करेंगे। क्योंकि प्रिंस राज उनके भाई ने भी आज ये बात बड़े कड़े शब्दों से कहा कि जिस तरह उसने टिकट बांटा है, हमारे 20 से 25 लोग पार्टी छोड़कर उनकी चले गए। तो ऐसा नहीं है कि इन चीजों को बहुत तरीके से उठाया नहीं जाता। पप्पू यादव और अदर मामले को बड़ी तरजीह दी जाती है कि हाँ पप्पू यादव और इनमें काफी है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक चिंता का विषय है तो एनडीए के लिए। अब वहां पर देखिए वो आएंगे। आपने कहा धर्म युद्ध, जब इस तरह की चुनाव में आशंकाएं भरी होती हैं तब उनका वॉर रूम जो होता है तरह तरह का दिमाग देता है कि आप ऐसे करें, आपको ये लगा दो, ये सिर्फ छपवा दो, ये जो तरीका है। आपने देखा, आपने शुरू में चर्चा की कि 65 साल में आबादी में हिंदू 7% घटे और मुसलमान 4% बढ़े। ये अभी इस तरह का सर्वे करने का मतलब कि सीधे पोलराइजेशन ऑफ वोट करने का मामला बनता है। मगर दूसरी तरफ जो आपको
एक और एजेंसी NHSF ने सर्वे किया, उसने कहा कि काट दिया, प्रजनन दर को बताया कि 4.4 थी, अब वो 2.32 हो गई। इसका मतलब कि मुसलमान भी शिक्षित हो गए और वो भी फैमिली प्लानिंग करते हैं। दूसरी बात, अमित शाह ने तेलंगाना में कहा जहां भी मुस्लिम कोटा है जीते तो खत्म कर देंगे। तो ये सारी बातों को लेकर हिंदू वोटरों को पोलराइजेशन करने का मतलब आप समझ जाए कि विकास उनका और सारा मामला लगता है फिसल रहा है। विकास हुआ या जो वो बोलते हैं राम मंदिर हुआ और ये भी वो फिसल रहा है। तो इस तरह की चीजों को ला के बिहार में, क्योंकि बिहार बड़ा सेंसिटिव है, अब आप देखिए कि 12 तारीख उनका रोड शो होगा और जॉब शो करने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जब हम जॉब शो करेंगे, रोड शो का जवाब वो जॉब शो से देंगे। तो एक तेजस्वी ऐसे नौजवान ने उनको परेशान किया हुआ यह दिखता है। भले बीजेपी के लोग कहें कि अभी तो 400 पार हो जाएगा, मगर उनके मन में भी कहीं ना कहीं है कि अगर पब्लिक उनको सुन रही है और पब्लिक उनकी तालियां बजा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ अंडर करंट मामला है। तो अब जो बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट अब कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे पटना साहिब है, पाटलिपुत्रा है, मुंगेर है, उसके अलावा उजियारपुर में उनके राज्य मंत्री गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लड़ रहे हैं। ये प्रेस्टीज वाला यानी बहुत बीजेपी के लिए बड़ा प्रेस्टीज वाला सीट बचा हुआ है। तो अब रोड शो करेंगे। मुझे लगता है नवेंद्र जी, रोड शो पटना में नरेंद्र मोदी का ये पहला रोड शो होगा। मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कोई रोड शो पहला रोड शो होगा, इसलिए कह रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि अमित शाह ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये पहला है। चर्चा के अंत में हमारा 1 घंटे होने वाला है। मैं भवेश जी आपसे समझना चाहता हूं कि मोदी जी केवल बिहार में नहीं फंसे हैं, मोदी जी महाराष्ट्र में भी फंसे हैं, मोदी जी यूपी में भी फंसे हैं, मोदी जी दिल्ली में भी फंसे हैं, मोदी जी पंजाब में भी फंसे हैं, मोदी जी हरियाणा में तो बुरी तरह से फंसे हैं कि वहां की राज्य सरकार भी अब शायद खतरे में पड़ जाए। तो इन सब ये जो फिसलन हो रही है और पावर जो हाथ से जाती दिख रही है, अब वो जो संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। जो एक तरफा समझा जा रहा था कि कुछ महीने पहले तक लोग, तमाम प्रेक्षक कह रहे थे कि भाई आएगा तो मोदी ही, ये चुनाव डन डील है, कोई कंटेस्ट होगा ही नहीं। तो अब जो हकीकत का सामना करना पड़ रहा है, इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि संघ परिवार और प्रधानमंत्री मोदी देश में क्या क्या कर सकते हैं भी? क्योंकि मोदी जी को अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। और दूसरे, मोदी जी को एक सुविधा ये भी है कि क्योंकि उनसे कोई सवाल नहीं होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करते नहीं, किसी के सवाल देते नहीं, तो बड़ी आसानी से वो अपनी बातों से पलट भी जाते हैं। जैसे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बड़े फख्र से कहते थे कि देखिए मेरे राज्य में 70 मुस्लिम जातियां हैं और वो भी पिछड़े हैं, उनके यहाँ भी जाति का जो पुराना बैगेज चला आ रहा है, तो मुसलमानों की 70 जो ओबीसी जातियां हैं उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, बड़े गर्व से कहते थे। अब वो रिजर्वेशन के नाम पे कि साहब मुसलमानों को मिलना ही नहीं चाहिए, जबकि भाई मंडल कमीशन में भी दिया हुआ है। तो मोदी जी जिस तरह से अपने बयानों से, अपनी बातों से पलटते हैं और जिस तरह से बिना कानून कायदा मर्यादा की परवाह किया लोगों को परेशान करते हैं, जेल भेजते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी मोदी जी क्या और कर सकते हैं? कि कुछ और देखना हम लोगों को बाकी है? एक तानाशाह के जाते जाते कुछ और देखना बाकी है क्या? देखिए, मोदी जी ने कुछ नया नहीं करना है, उनको अब उस सब्जेक्ट पर ज्यादा तेजी से काम शुरू कर देंगे। वो किताबें उन्होंने पहले भी खोल दी थी, और वो किताब है हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान। हिंदू मुसलमान करना और पाकिस्तान का नाम लेना। पाकिस्तान के लिए उनको एक और मुद्दा मिल ही गया है। मणिशंकर अय्यर ने किसी और रेफरेंस में ये कहा कि पाकिस्तान से हमें जो है बातचीत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि बगल में पड़ोसी है और वो उसके पास वो परमाणु हथियार भी है।
तो इस नाते बहुत संवेदनशील मामला है, किसी पड़ोसी को इस तरह का इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसके साथ बातचीत रखनी चाहिए। मोदी जी इस पक्ष के नहीं है भाई। अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते, हम पड़ोसी से रिश्ते बेहतर कर सकते हैं। तो वो हिंदुस्तान, वो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान, ये 3 सब्जेक्ट पर तेजी से काम करेंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में, आने वाले फेजेज में, अलग अलग चरणों में इसको और ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इनके अलावा उनके पास कोई कुछ नहीं बचा। बचा कैसे नहीं है, मैं ये बताता हूं कि पिछली बार का चुनाव आप याद कीजिए, पिछली बार और उसके पिछली बार का चुनाव, 2014 का चुनाव याद कीजिए। 2014 में सिर्फ नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन या उनके मतलब प्रो में एक अभियान नहीं चल रहा था, उनके खिलाफ जो लोग हो सकते हैं, उनके विरोधी जो हो सकते हैं, उनके खिलाफ एक नकारात्मक अभियान भी चल रहा था, राहुल गांधी को पप्पू बनाने का अभियान। और इस बार जब विपक्ष एकजुट है तो एक अभियान और चल रहा है, नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पर सवाल, और वो सवाल अब बड़ा हो गया है। देखिए, हम लोगों ने पैनल में भी बातचीत की तो बार बार ये बात आई कि नरेंद्र मोदी 2014 में जितने विश्वसनीय माने जा रहे थे, 2019 में जितने विश्वसनीय माने जा रहे थे, 2024 में उतने विश्वसनीय नहीं माने जा रहे हैं। और इसीलिए उनकी गारंटी के बदले आज जो राहुल गांधी गारंटी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है, लिख के ले लो, 2024 में मोदी पीएम नहीं बनेंगे, तो लोग थोड़ा भरोसा कर रहे हैं। तो अब माहौल बदल गया है। तो आप देखिए कि जैसे पूरा माहौल बदला है, 14 के बाद एक यू टर्न दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें अभी हम भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने सालों का प्रचार अभियान हमारे दिमाग पर भी, बहुत सारे लोगों के दिमाग पर भी छाया हुआ है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मुश्किल को भी आसान कर लेता है और बीजेपी हार नहीं सकती है। इस सिंड्रोम से अभी भारत की जनता वापस निकल के नहीं आई है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस वक्त संविधान का सवाल इतना गंभीर हो गया है और ये गहरे तक चला गया है, इससे अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज, ये 2 बड़े समाज ने इसको बहुत ही अपनी संवेदनशीलता के साथ आत्मसात कर लिया है। और मुझे लगता है कि 2024 में ये मुद्दा कहीं ना कहीं अंदर तक काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये खामोशी है। और ये खामोशी इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वोकल होके उनको बाहर नहीं किया सकता है। उनको वोट आउट करने के लिए वोकल जब हो जाएंगे तो लोग डर रहे हैं वोकल होने से। अदरवाइज आप वोकल होके 2077 में जो चुनाव हुआ था, वोकल होके कि हम इंदिरा गांधी की सरकार को उलट देंगे, पलट देंगे, लोग वोकल थे। इस बार चुप्पी है, और ये चुप्पी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि नरेंद्र मोदी की साख में जो बट्टा लगा है, उस बट्टे की वजह से एक छोटा सा जो है वो एक खामोशी इसलिए है कि कहीं ना कहीं डर भी उनको लग रहा है कि वो मुखर होकर उनको नहीं बोलना है, मुखर होकर उनको नहीं हटाना है, चुपके से वोट आउट कर देना है। अगर ईवीएम में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं किया गया, बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं किया गया, तो अब सारी, जैसा कहा जाता था कि सारी संवैधानिक संस्थाओं को नरेंद्र मोदी ने अपने कब्जे में कर लिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट भी अपनी इंडिपेंडेंट दिखाने लगा है, जिस तरह से आज केजरीवाल का फैसला आया है और इधर हाल के दिनों में जिस तरह से कुछ फैसले आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र एक बार फिर से गंभीर से गहरी सांसें लेने लगा है। और 2024 से पहले ये एक बार बहुत तेजी से लंबी सांस लेकर ये सांस छोड़ेगा। 4 जून को ये सांस कैसे सुनाई देती है, कैसे ये सवाल हमारे सामने आता है, कैसे नतीजा ये सामने आता है, हम लोग देखेंगे और हम भी देखेंगे। धन्यवाद भगत जी, हम सब लोग देखेंगे कि 4 जून को क्या नतीजा आता है। कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और अपने सभी दर्शकों का आभार जो जुड़े इस चर्चा में, और जो दर्शक पहली बार जुड़े हैं, हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे चैनल पे, उनसे विशेष करके रिक्वेस्ट है कि वो जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन दबाएं। और जो पुराने दर्शक हैं उनसे यह अपील दोहरानी है कि आप हमारे इस कार्यक्रम का वीडियो का लिंक अपने मित्रों से शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है, देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये कोई आम साधारण चुनाव नहीं है। तो इसलिए सबको अपने अपने जो वोट के अधिकार का, उसको बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।